हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथमेटिक्स पर मैं पूनम कालीरमन आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हमने शुरू किया हुआ है बाइनोमियल, और बाइनोमियल के आज हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने कुछ बेसिक किया था, तो मैं ज़्यादा बेसिक के पीछे ना भाग के, क्योंकि जो जो बेसिक है वो साथ साथ होता चला जाएगा, साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। कुछ हम बेसिक कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, ये सेकंड क्लास है आज हमारी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ मैंने, ऐसे छाँट छाँट के क्वेश्चन डाले हुए हैं जिससे आपका ना एक एक पॉइंट जो है क्लियर होता चला जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है आपको 1 + x की पावर 12 में। देखो, अब अगर यहाँ पे अगर आपका जो पावर है वो 12 है, तो इसका मतलब टोटल टर्म कितनी होंगी? 12 + 1 यानी 13 होंगी। और 13 होने का मतलब क्या है? 6 इधर मिडल में एक टर्म होगी, 6 टर्म इधर है, 6 टर्म इधर है, एक बीच में है, तो ये मिडल टर्म होगी। ठीक है, अगर 13 टोटल टर्म आ गई तो यानी अगर मैं 12 का हाफ कर दूं, 6 आ गया, 6 + 1 वो मिडल टर्म आएगी, यानी n/2 + 1 ये मिडल टर्म रहेगी। तो मिडल टर्म निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी पावर जो है इवन है तो आपको इस तरह से मिडल टर्म निकालनी है। अगर आपकी पावर ओड है, जैसे इसी के अंदर अगर आपको मिडल टर्म निकालनी होती और पावर यहाँ पे 13 होती, ठीक है, तो आपके पास जो मिडल में होती वो 2 टर्म होती। मिडल में कितनी टर्म होती? 2 टर्म होती, क्योंकि टोटल कितनी होती? अगर पावर 13 है तो टोटल टर्म 14 होती। टोटल टर्म कितनी होती यहाँ पे? टोटल होती 14। और अब 14 में से देखो, अगर आप देखते हो 7 इधर 7 इधर, तो अब अगर मैं 7 7 लूँ तो मिडल में यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो मैं क्या करूँ? 6 इधर कर लूँ, 6 इधर कर लूँ, बीच में कौन सी रहेगी? 7th और 8th, है ना। 7th और 8th जो टर्म रहेगी, 6 टर्म पहली छोड़ दी। अगर मैं 6 टर्म पहली छोड़ दूँ, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप सोच लो। अगर आपको ओड दे रखा है तो आप दिमाग में सोच लो कि भाई मेरे पास ना टोटल जो है यहाँ पे 5 ले लो, जैसे आप 5 ले लो, छोटा छोटा डिजिट ले लो। अब टोटल 6 टर्म आएंगी, अगर मैं इसको हटा दूँ तो टोटल 6 आएंगी। तो 6 में से अब मिडल में कौन सी रहेगी? देखो, यहाँ पे फर्स्ट आ गई, ठीक है, सेकेंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई और 6 आ गई। टोटल 6 टर्म होंगी। अब 2 तो ये आ गई पीछे, आगे 2 पीछे आ गई, बीच में मिडल में 2 टर्म रहेंगी, थर्ड और फोर्थ। और थर्ड का मतलब क्या है? टोटल कितनी थी? टोटल जो थी वो आपकी 6 टर्म थी, यानी अगर यहाँ पे n है तो n अगर ओड है तो n + 1 टोटल आएंगी, उसका हाफ कर दिया तो एक तो ये वाली आई और दूसरी जो आएगी उससे नेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी n + 1/2 उससे नेक्स्ट टर्म यानी +1। ठीक है, एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं n + जो है 3/2, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जो टर्म रहेंगी ये आपकी मिडल टर्म आएंगी। ठीक है, आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। चलो, ये तो अब मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी। अभी हम अपने ही क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है? हमारे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि आपको इसकी मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म क्या आएगी? अब हम देख चुके हैं, अगर पावर आपकी इवन है, इवन पावर है, तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर पावर 12 है तो टोटल टर्म 13 आएंगी और मिडल में कितनी आएगी? 12 का हाफ किया, उसमें एक जोड़ दिया, यानी 6 + 1 यानी 7th टर्म जो होगी वो आपकी मिडल टर्म आएगी। और 7 टर्म का मतलब क्या है? 6 + 1 निकाल दो, यानी 12c6। और आपको पता ही है, अब 1 की जो पावर होती है वो आप 12 - 6 करोगे और x की आप 6 करोगे, तो ये जो रहेगी आपकी 1 की पावर लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 12c6 x की 6, ये जो रहेगा b इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा, और ये आपकी मिडल टर्म आने वाली है। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ़ कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + α की पावर 4 एंड 1 - α x
की पावर 6 आर इक्वल। अगर मिडल टर्म कह रहा है कि इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म और इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म दोनों इक्वल हों, चलो हम इसकी मिडल टर्म निकालते हैं। इसकी मिडल टर्म पावर कितनी है 4, यानी इवन पावर है, तो 4 का हाफ किया 2, 2 में एक ऐड कर दिया यानी 3। इसकी मिडल टर्म कितनी आएगी टी3 होगी इसकी जो मिडल टर्म आएगी। इसकी जो मिडल टर्म होगी पावर 6 है, 6 का हाफ किया 3 आया, 3 में एक एक्स्ट्रा जोड़ोगे आप मिडल में वही आएगी, क्योंकि 3 टोटल 7 टर्म होंगी, तो 3 आगे रह गई 3 पीछे रह गई, बीच में जो रही वो 4th टर्म रह गई, तो T4 आएगी। भाई इसकी T3 टर्म निकालना, पहले वाले की T3 अगर आप टर्म निकालना चाहते हो तो 4C2 आएगा, है ना। यहाँ जितना होता है सफिक्स में, यहाँ एक उससे कम आता है जो जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म अगर आपको R निकालनी है, TR निकाले तो NCR-1 होती है, और T अगर R+1 निकालते हो तो NC यहाँ पे R लिखते हो, है ना। इस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। तो आगे भी इसमें टर्म आती हैं, तो वो मैं अभी नहीं लिख रही, ठीक है। अभी हम अपनी टर्म पे जो है कंसंट्रेट करते हैं कि हमारी टर्म क्या है, 4C2, ठीक है। और जो यहाँ सफिक्स में होता है 2, वही इस जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो भी लिखा है उसकी पावर 4 वही आ जाएगा जो यहाँ पे है। 1 की आप लिखो पावर ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अल्फ़ा x की पावर 2। इसकी मिडल टर्म इक्वल है इधर वाले की, ये जो सेकंड एक्सपेंशन हमें खोलनी, इसकी मिडल टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म जो है वो इसकी मिडल टर्म है, यानी 6C3 आएगा यहाँ पे। और नेगेटिव है, नेगेटिव लोगे माइनस अल्फ़ा x की पावर 3। तो अगर ये टर्म इस टर्म के इक्वल है तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, यानी 4C2 को आप कैलकुलेट कर लो, 3 × 4 बाई में 2 आएगा, और अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया, x का स्क्वायर आ गया, और 6C3 को भी आप कैलकुलेट कर लो। 6C3 को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रहेगा 3 फैक्टोरियल से, तो 3 फैक्टोरियल तक तो कट ही जाएगा। कौन रह गया, 4 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, और कितना रह गया नीचे, 3 × 2 रह गया, है ना। और यहाँ से आ गया आपका नेगेटिव भी आएगा बाहर, और अल्फ़ा क्यूब और x का भी क्यूब आ गया। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और इधर से और भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, अभी फ़िलहाल तो नहीं। इधर 3 × 2 = 6 आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर है तो उधर अल्फ़ा क्यूब है, एक अल्फ़ा उधर बच गया। इधर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बच गया, ठीक है, और वो भी नेगेटिव का बचा है, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट बोला था, हमें एक्स को हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं, इसने इफ़ कोफिशिएंट बोला था, तो कोफिशिएंट के अंदर हमारा एक्स का कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो एक्स को हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट में हम एक्स को नहीं लेते, तो मुझे यहीं पे नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, यहीं पे इसको छोड़ देना चाहिए था कोफिशिएंट की जब बात हो रही थी। तो यहाँ पे भी मुझे इसको एक्स को नहीं लेना था, तो यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस अल्फ़ा का जो है क्यूब हो गया। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आई यहाँ से जो आ गई आपकी, इधर से 6 आ गया, इधर से ये आगे कांस्टेंट 4 × 5 आ गया, और इधर से आ गया आपका अल्फ़ा। तो अगर मैं 2 की टेबल पे काटती हूँ उसको, तो ये आ गया आपका 3/10, है ना, और वो भी विद नेगेटिव साइन। अल्फ़ा = 3/10, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, और ये मैंने गलत लिखा यहाँ पे, ये पावर n बाहर है, ठीक है, आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कोफिशिएंट की बात कर रहा है कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के जो कोफिशिएंट है वो AP सीरीज़ के अंदर है, मतलब सेकेंड का जो कोफिशिएंट है वो कितना आएगा, अगर पावर n है 1 + x है, तो n सेकेंड का NC 1 आएगा, फिर थर्ड का कितना आएगा, NC 2 आएगा, फिर फोर्थ का कितना आएगा, NC 3 आएगा। x है, लेकिन हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई और यहाँ आगे कांस्टेंट होता तो हम उसको ले लेते, कंसीडर कर लेते यहाँ पे, लेकिन अब है नहीं, x वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट लेना है तो हम नहीं ले रहे यहाँ पे x को या किसी और को। अब ये अगर AP के अंदर है, यानी NC2 का डबल,
आपको पता है एपी सीरीज़ में जब आपके पास टर्म पड़ी होती हैं तो मिडल टर्म का डबल फर्स्ट का और थर्ड के सम के बराबर होता है ना, ये आएगा। अब यहाँ से आप अगर आप इसको सोल्व आउट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, एन प्लस एन माइनस 1 बाय में 2, ठीक है, और इसका डबल भी है, और एन सी वन तो एन ही होता है। ये नेक्स्ट क्या आएगी, एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय में 3 फैक्टोरियल, है ना। बाय में यहाँ पे कितना होता है 3 फैक्टोरियल, और वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें से दोनों तरफ देख रहे हो तो एन और एन तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सब में से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, एन माइनस 1 यहाँ कितना बच गया 1, प्लस इसका अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर आ गया माइनस जो रहेगा आपका यहाँ पे आएगा आपका, ये दोनों ही नेगेटिव रहेंगे तो माइनस का 3n आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, और 6 भी है नीचे तो 6 को आप एलसीएम ले लो, यहाँ 6 1 जा 6 आ जाएगा और फिर 6 वो इधर जाएगा तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। मतलब मैंने ये सारा शॉर्टकट में काम कर दिया। तो अब आपके पास जो आ गई इक्वेशन बन के वो ये आ गई, एन स्क्वायर माइनस 3n, और ये 6n भी उधर ले जाओ तो माइनस का इधर ले आओ तो माइनस का 6n आ गया, और ये 6 भी इधर आ गया तो 12 हो गया ये, और भी कुछ बचा हुआ था 6, और ये 2 भी है यानी ये 14 हो जाएगा। ये आ गया आपका 0, एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आए और जोड़ दूँ तो 9 आए, 7 2 जा, है ना। तो इसका मतलब n माइनस 7 और n माइनस 2, ये जो रहेगा n की वैल्यू 7 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है। अब देखो, अब यहाँ पे बात करो, आपके पास वहाँ ऑप्शन ए में हो सकता है n की वैल्यू जो 7 दी हो, ऑप्शन बी में हो सकता है 2 दी हो, ऑप्शन सी में हो सकता है कि 7 और 2 दोनों दी हो, और ऑप्शन डी में हो सकता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आपने n की वैल्यू 7 और 2 देखी, आप फटाक से सी पे आंसर मत लगाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो सेकेंड टर्म की बात कर रहे हो, आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हो, आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो। अगर आपने n को 2 ले लिया, इफ़ आपने n को 2 ले लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 की बात करोगे तो इसमें आपकी 3 ही टर्म आएंगी, है ना, 3 टर्म आएंगी। तो फोर्थ टर्म की आप बात कैसे कर पाओगे, आप बात ही नहीं कर पाओगे फोर्थ टर्म की। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 2 को मैं रिजेक्ट करती हूँ और मैं n जो है आपका 7 एक्सेप्ट करती हूँ, और a जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। तो आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन ये भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की 4 इन द एक्सपेंशन दिस, ठीक है, आपको ये डिस्कस करना है भाई। इस क्वेश्चन को ना एक तो ये होता है कि जब मैं अपने लिए पढ़ती थी, तो अपने लिए जब मैंने तैयारी की थी तो मैं इसको अंदाजे से करती थी, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं था इसका, मैं अंदाज़ा लगाती थी। वो अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं, मुझे एक्स की 4 लेना है, ठीक है, पहले मैं अंदाज़ा कैसे लगाते हैं वही बताती हूँ, और फिर हम शॉर्टकट की तरफ चलेंगे। ये शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया गया है। तो अंदाज़ा ऐसे लगाते हैं, देखो आपके पास जो बाइनोमियल दी हुई है वो ऐसे दी हुई है, ठीक है, 10। अब इसमें मुझे x की 4 को ढूंढना है। x की 4 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो भी पावर आएगी जब चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी आपस में, जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो ये ऐसे आएगा 10c0 x/2 की 10 रहेगा, फिर n 10c1 x/2 इंटू जो भी है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव खैर आगे आ जाएगी, यहाँ ले लूँ मैं, और 3/x² रहेगा। तो ऐसे ही इसकी कम होती जाएंगी, इसकी बढ़ती जाएंगी टर्म, और इसकी कम होती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जाके अब जैसे यहाँ पे तो अभी जो रहा है आपका इसकी पावर 1 मिनट, इसकी पावर यहाँ 9 आएगा, ठीक है,
इसकी पावर यहाँ 9 आएगा, तो 9 में से 2 गया तो x की पावर यहाँ पे 7 रहेगी। ऐसे चलते चलते कहीं ऐसा होगा कि x की पावर 4 बनेगी, तो वो अंदाज़ा मैं लगाती थी। और वो अंदाज़ा कैसे लगाते थे मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। वो हम ऐसे लगाती थी मैं कि अब मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, यानी x की पावर ऊपर 4 आना चाहिए, और मतलब ऊपर 4 रहना चाहिए, है ना। तो 4 और 10 है, 10 के मैं टुकड़े कर लेती थी, 10 के टुकड़े कर रही हूँ, और इधर मेरे पास ऑलरेडी 2 है, तो 10 के टुकड़े कैसे करूँ कि मेरे पास 4 आ जाए। एक तो ये हो सकता है कि मैं अगर इधर वाली टर्म की पावर, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ यहाँ से, अगर मैं इधर वाली टर्म की पावर 8 करती हूँ और इसकी पावर मेरे पास जो है 4 हो जाए, ठीक है, इसकी पावर 4 हो जाए, 1/x² की पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो अब सॉरी 2 कर दूँ तो x की तो 4 हो जाएगा ना, x की 4 हो गया, और इधर से x की जो है 8 हो गया, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर x की 4 रह जाएगा। लेकिन अब फिर दूसरा अंदाज़ा ये लगाना पड़ता था कि ये 8 और 2 जो है वो 10 बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों टर्म का बाइनोमियल की जब मैंने डेफिनेशन आपको कल वाली क्लास में बताई थी, फर्स्ट क्लास में जब बताई थी, उसमें ये बताया था कि जब बाइनोमियल आप खोलते हो तो जब यहाँ पे जो आपका होता है a की जो भी n है, x की जो भी यहाँ पे r होती है, n-r और r होती, इन दोनों का जोड़ वो टोटल जो पावर n है वो बनना चाहिए। तो टोटल इसकी मैंने 8 की है, इसकी मैंने 2 की है, तो वो टोटल पावर 8 और 2 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 बनता है। ऐसा ही कोई ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर x की यहाँ 6 होता और यहाँ पे x की 2 होता, तो 6 में से 2 जाते तो 4 बच जाता, x की 4 तो बच जाता, लेकिन इसकी पावर तो मैंने 6 की है और ये ऑलरेडी 1/x² तो गिवन है, तो इसकी पावर मैंने 1 ही की है, तो 6 + 1 10 नहीं बनता, 6 + 1 7 बनेगा, तो ये यहाँ पे फेल हो जाता है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे फिट बैठेगी ये, और ये मैं खाली अंदाज़ा ही लगा लेती थी, और मेरा बहुत जल्दी ही तुक्का बैठता था ये अंदाज़ा लगाने का, और मैं बहुत जल्दी कर लेती थी। लेकिन फिर मुझे बाद में एक फॉर्मूला मिला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि आप लोग नहीं जानते होंगे फॉर्मूला, अब तो सब जानते हैं, सब बुक्स में भी मिलने लग गया है। तो ये फॉर्मूला ये है कि NP - M, फॉर्मूला मैं ऐसे बताऊंगी तो शायद आपको कम समझ आएगा, क्वेश्चन में फिट कर लेते हैं तब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास x की पावर p हो प्लस 1/x की पावर q हो, ऊपर पावर n हो, और आपको इसमें x की m का कोफिशिएंट बताना हो, तो आप क्या कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो x की जो है सॉरी n इंटू ये जो भी पावर यहाँ पे है p माइनस जो आपको पावर लानी है m बाई में p प्लस q, ये फॉर्मूला निकाल लो। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको r मान लो और इसी का कोफिशिएंट निकाल लो, यानी NCR आप फाइंड आउट कर लो। वो जो कोफिशिएंट रहेगा वो x की m का कोफिशिएंट रहेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब अगर इस शॉर्ट ट्रिक में मैं अपने क्वेश्चन को फिट करने बैठ जाऊं तो मेरा जो रहेगा वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। एक बार मैं अपनी स्टेटमेंट हमारी जो है वो स्टेटमेंट जो है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट है वो ये है शायद, हाँ यहाँ पे x/2 - 3x का स्क्वायर, इसकी पावर 10, और आपको x की 4 का कोफिशिएंट देखना है। तो शॉर्टकट जो मैंने r निकालना है, x की पावर यहाँ 1 है तो 1 इंटू यहाँ जो पावर होती है 10, आपको रखनी कितनी है 4 - 4 बाई में p प्लस q, यानी यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो पावर है, ये जो पावर है और ये जो पावर है, 1 + 2 यानी 3, या 6/3 यानी 2, यानी मेरे को निकालनी है NC2 यानी 10C2, है ना, 10C2, R की वैल्यू मेरी 2 आ गई, 10C2, और 10C2 क्या है, तो अब आपको पता है कोफिशिएंट में इस वाले ऊपर वाले टर्म में यहाँ पे 2 भी तो काउंट होगा ना। हालांकि x तो मुझे काउंट नहीं करना कोफिशिएंट के लिए, पर ये जो 2 है ये लेना पड़ेगा मुझे, तो 1/2 इसकी पावर 8 आएगी, और इधर वाला जो है इसकी पावर 2 आएगी, -3 उसकी पावर 2,
ये जो मैं कैलकुलेट करूँगी, ये जो मेरा आंसर देगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। और इसको अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 10 इंटू 9/2 आएगा, और 1/2 की पावर 8 आएगी, और 3 की पावर आपकी जो है 2 रहने वाली है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। और जो ये टोटल आंसर रहेगा आपका यहाँ पे 2 से ये 5 कट जाएगा, और 9 पंजे 45, 45 गुना में 9 रहेगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, और 4 ये जो रहेगा आपका 2 की पावर 8 जो है 256, 16 16 हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा आपका। हाँ, ए इज़ द राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी समझ आ गई होगी, अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हो वो भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके आप पक्का बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसके बाद ना धीरे धीरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बस बने रहें साथ में। ठीक है, और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, ये एक कोई क्वेश्चन छोड़ दिएगा नहीं। द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। भाई इस एक्सपेंशन में वो टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। इस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 0 वाला कोफिशिएंट आपको निकालना है। अब आपके पास यहाँ पे एक एक्सपेंशन होती तो आप ऊपर वाले तरीके से बड़े आराम से निकाल लेते। अब लेकिन आपके पास एक्सपेंशन बाइनोमियल जो एक्सपेंशन खोल सकते हो उसके साथ में ये आगे भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ये करोगे कि आप इसको उठाओ 1/1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स इसकी पावर 9, जब आपने 1 के साथ किया। जब आप एक्स के साथ करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना, और ये आएगा। और फिर आप एक्स क्यूब के साथ करने वाले हो तो वहाँ से 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स उसकी पावर 9। अब ये 3 टर्म आ गई आपके पास, एक तरह से ये लगा लो। अब इसमें आपको वो टर्म उठानी है जो एक्स की पावर 0 हो। इसमें से तो मैं सीधा एक्स की पावर 0 निकाल सकती हूँ। मेरा शॉर्ट ट्रिक वही चलेगी कि यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है 2 मल्टीप्लाई यहाँ जो पावर है वो कितनी है 9, 2 मल्टीप्लाई 9 रखनी कितनी है मुझे पावर 0 माइनस 0 बाई में यहाँ पे जो पावर है वो, ठीक है, इसका अगर मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाना चाहूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पे जो पावर है वो प्लस यहाँ पे जो रहेगा 3 की 1 मिनट 3 इंटू एक्स है, ये 3 की पावर एक्स नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 + 1 यानी 3 आ गया। इसको आप काटोगे 3 3 = 9 यानी 6 टर्म आ जाएगी, यानी 9C6। ठीक है, ये रहेगा। और फिर अब आगे जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3/2 है ना। अब 6 है तो यहाँ पे 9 - 6 यानी 3, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये वाला तो इसका जो रहेगा वो -1/3 इसकी पावर कितनी आएगी 6 आएगी। ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। अब एक तो ये कोफिशिएंट आएगा। अब अगर मैं इस टर्म की बात करती हूँ, इस टर्म के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म के अंदर मुझे एक्स ये बाहर है तो अब एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लेना है, एक्स की 0 बनानी है। तो एक्स अगर मेरा ऑलरेडी बाहर है तो अंदर 1/x बचना चाहिए ताकि एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाए और मेरे पास जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बचे। तो मुझे यहाँ पे 1/x ढूंढना है, यानी 1/x का मतलब x की पावर -1 ढूंढनी है। तो अब मैं अपना शॉर्टकट मेथड अगर मैं लगाती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट रहेगा वो ये रहेगा, 9 है, 9 × 2 यानी 9 × 2 यानी 18, और माइनस में जो मुझे रखना होता है वो करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 बाई में क्या रहेगा आपका 3। ठीक है, बाई में कितना रहेगा 3, क्योंकि 2 + यहाँ पे 1 है।
तो अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो ये इंटीज़र नहीं आ रहा, इंटीज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं बचेगी, मतलब इस वाली एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। तो ये अपना ज़ीरो हो गया, इसमें कुछ आया ही नहीं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ मुझे क्या चाहिए, अगर बाहर मेरा एक्स की क्यूब है तो मुझे अंदर 1/x की क्यूब चाहिए, ताकि एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कट जाए और मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आए। यानी मुझे चाहिए टर्म एक्स की एक्स की -3। अब एक्स की -3 का मतलब वही हुआ, फिर से मैं अपनी वही ट्रिक लगाऊंगी, 2 × 9, 2 × 9 18, और ये माइनस का 3 है, पर माइनस करते हैं तो +3 हो जाएगा, नीचे 3, 21 आ गया, 7 आ गया, यानी 9C7। ठीक है, और 9C7 आ गया। इसको अगर मैं हटा दूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो 9C जो 7 आया है यहाँ पे, अब आप ये देखो कि मेरे पास यहाँ है 3/2, तो 3/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/2 की पावर 9 में से 7 क्या, यहाँ 2 बचेगा, और -1/3 की पावर यहाँ पे 7 बचेगा। तो ये कोफिशिएंट प्लस ऊपर वाला ये वाला कोफिशिएंट, ये दोनों कोफिशिएंट का जो जोड़ आएगा वो मेरा राइट ऑप्शन रहेगा। अब मुझे बस ये कैलकुलेशन करनी है, कर लेना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो 2 था, इस 2 को भी लेना है, तो यानी इसके आगे 2 भी आएगा। ठीक है, समझ गए ना आप, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये 2 था, मैंने बहुत गंदा कर दिया ये आपको एक्सप्लेन करते करते। अगर कोई और देखेगा तो ये सोचेगा इसको समझें कैसे, है ना। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है स्टेप वाइज स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे आ गया आपका 2। अब बस आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर मैं 9C6 को कैलकुलेट करती हूँ तो ये जो रहेगा मेरा आएगा 6 फैक्टोरियल तक कट गया, 7 8 और 9 बाई में क्या आएगा, 9 में से 6 गए 3 फैक्टोरियल, यानी 3 × 2, 3 की पावर 3, ये देखो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, और ये आ गया आपका 1/ नेगेटिव है तो पावर 6 है, चला जाएगा 3 की पावर 6, और ये नेगेटिव जो यहाँ पे नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगी, -2 टाइम 9C7 आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई जो है 9 बाई में 7 आएगा, तो वो 9 - 7 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 7 तक मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 1/3 की पावर 7। अब यहाँ से देखो 2 की 3 से तो 8 कट गया, 3 3 जा 9, और आपके पास कुछ और बचा यहाँ पे नहीं, ऊपर कितना बच गया 7। अच्छा, नीचे देखो 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, तो 3 की पावर 4 हो गया, 6 में से 4 गया, नीचे बच गया कितना 3 की पावर 2 और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 2। ठीक है, और माइनस उधर भी देख लेते हैं, 2 की 2 और 2 8 हो गया, 8 से 8 कट गया, 9 जो है वो 3 की 2 हो गया, 3 की 2 ये रही और 2 ये रही, यानी 3 की 4, 3 की 7 में से 4 गई, तो बच गया आपका कितना 3 की 3, तो 7 जो है 18 और 2/27, एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 54, है ना, 54 आएगा, और 18 3 54 3 7 21 और 27 दूनी 2 दूनी 4 आ गया आपका 17/54। और अब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकालोगे। इसमें हमारा जो था, हाँ, आपको क्या करना पड़ा एक बार हम वो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत खच्च मार दी इसमें, है ना, क्योंकि आप भी देखोगे कि इतना डेंजरस अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला मिल जाए तो समझ कैसे आएगा, है ना। हाँ भाई, कभी कभी अपनी तारीफ़ खुद करनी पड़ती है ना। आप लोग तो हो नहीं, अब लाइव क्लास होती तो आप कमेंट कर देते, अब मुझे कमेंट्री भी खुद ही करनी पड़ रही है और क्वेश्चन भी खुद ही करना पड़ रहा है। तो
आपने क्या किया, इस वाले को उठाया, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को उठाया सेकंड टर्म से किया, फिर इसी को उठाया थर्ड टर्म से किया। आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना था तो एक्स की ज़ीरो ढूंढा। जब आप इस टर्म की बात करोगे तो आपने 1/x को ढूंढा, और जब आप सेकेंड टर्म की बात करोगे तो आपने 1/x की क्यूब को ढूंढा। तो इस तरह से आपने तीनों टर्म में ढूंढा, इसमें टर्म मिली, इसमें मिली, इसमें नहीं मिली, उसको हमने छोड़ दिया, और फिर लास्ट में हम आंसर पे आ गए। ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आप रफली काम करते हो, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ 5/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ a एंड n आपको फाइंड आउट करनी है, और आंसर भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा चलो निकालना सीखते हैं कि निकालने कैसे। आपको ये बोला है इसने कि आपकी फोर्थ टर्म T4 का मतलब NC3 AX उसकी पावर n-3 रहेगी, और 1/x की पावर 3 रहेगी। एक्सपेंशन में हमने ये निकाल ली, और ये टर्म जो है वो 5/2 के इक्वल है। अब आप यहाँ से एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन दो कि आपने फोर्थ टर्म निकाल ली, और फोर्थ टर्म के अंदर आपके पास वैल्यू कह रहा है कि हमेशा ही चाहे एक्स कुछ भी हो, रियल लाइन से कुछ भी हो, वो 5/2 रहेगा। 5/2 रहने का मतलब क्या है कि यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया। क्या आ गया? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, है ना। और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की पावर यहाँ कितनी है, n-3, और एक्स की पावर यहाँ कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पावर में से जब इस पावर को डिवाइड में है ये घटाया होगा तो ज़ीरो बचा होगा, यानी n-3, है ना। और फिर आपने माइनस किया होगा 3 को, वो कितना आया होगा, ज़ीरो आया होगा। क्योंकि देखो यहाँ x की पावर क्या आएगी, अगर टोटल में इस टर्म के अंदर अगर मैं x की पावर ढूंढने लग जाऊँ, तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे और यहाँ पे आप पावर घटाओगे तो ये आएगा, ये ज़ीरो आना चाहिए, तो n की वैल्यू आ गई 6। पहला आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। आपने n की वैल्यू 6 निकाल ली, अब a की वैल्यू निकालना आसान है, 6c3, क्योंकि n मैं 6 रख सकती हूँ, a, और ये जो है x तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, x की पावर ये इक्वल आएंगी तो कट जाएंगी, और ये कट गई तो आपका जो है a की पावर कितनी रहेगी यहाँ पे, 6-3, n-3 है, n-3 है, n को मैंने 6 रखा, 6-3 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन करो, 6c3 निकालो, 3 फैक्टोरियल तक कैंसिल आउट हो गया, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 6 बचा, और वो 6 से मैंने 6 काट भी दिया, a की पावर 6-3 यानी 3 बची, 5/2 बचा, 5 से ये 5 भी कट गया, आ गया आपका क्या, a³ ये जो 4 है इसको उठा के इधर ले जाओ, 1/8 आ गया, यानी a की 3 आ गई, 1/2 की 3, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। तो a जो है वो 1/2 रहेगा, और n जो है वो 6 रहेगा। और हमने ये ऑब्जर्वेशन कैसे की, खाली हमने ये देखा कि यहाँ जो वैल्यू फोर्थ टर्म है इसके अंदर आपका जो n है वो नहीं आ रहा, x जो है वो नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो हम बड़े आराम से वहाँ पे काम कर गए अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच आर इंटीज़र हों जो, और यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर 1/4 है। और हालांकि देखो ये मैंने थोड़ा सा सोल्व भी किया हुआ है यहीं पे, अगर आप चाहो तो, या एक्चुअली ये मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी ना, वहाँ पे PDF दूंगी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा था सोल्व करके दे देने चाहिए वो मैंने सोल्व करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इसी के अंदर क्या दे रखा है, या फिर डिफरेंट तरीके से अगर आप चाहो तो डिफरेंट तरीके से आप कैसे कर सकते हो। आपके पास स्टेटमेंट है √5 + 11, यहाँ पे 1/4 पावर रहेगा, 4th रूट रहेगा 1, है ना। अब ये जो रहेगा आपको इसमें इंटीज़र ढूंढना है, आपको इंटीज़र वाली टर्म ढूंढनी है, यानी 5 की पावर 1/2
प्लस 11 की पावर 1/4 और उसकी पावर 1/4। अब मुझे ये बताओ ऊपर क्या है पावर में, यहाँ क्या है 124, यहाँ पावर कितनी है 1/4, यहाँ पावर कितनी 1/2 और यहाँ पावर कितनी है 1/4। अब मुझे ये बताओ अगर 11 की पावर 1/4 है तो जैसे जैसे मैं एक्सपेंड करूँगी यहाँ पे 124, यहाँ सी आर रहेगा, है ना, आर रहेगा। जैसे जैसे मैं आर को 4 का पहाड़ा ले लूँ, जो क्योंकि 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 की टेबल ले लूँ, यहाँ पे 4 का मल्टीपल ले लो, 4 का पहाड़ा ले लो, ठीक है। तब ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी पावर आएगी, जो भी पावर आर रहेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इंटीज़र आने के चांस रहेंगे। चांस क्या, इंटीज़र ही आएगा। अच्छा, पहली ये वाली टर्म तो मैंने इंटीज़र बना ली। अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ 5 की पावर 1/2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 की टेबल लूँगी, आर को अगर मैं 4m ले लूँ, आर को मैंने यहाँ तो 4m ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 124 में से मैं 4 की टेबल में से कुछ भी घटाऊँ, है ना, 124 में से मैं 4 की टेबल का कुछ भी घटाऊँ तो इवन ही बचेगा ना, इवन ही बचेगा। और किसी की भी पावर इवन होने का मतलब क्या है, वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे भी जो है अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, मतलब दोनों ही टर्म जो है वो क्या रहेंगी आपकी, वो इंटीज़र रहेंगी, ठीक है। यानी वहाँ पे अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा और जो पावर 1/4 थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इंटीज़र में आने शुरू हो जाएंगे। यानी मुझे ना 124 पावर है, ठीक है, 124 है। यहाँ आर को मैं 4 की टेबल में क्या ले सकती हूँ, 0 भी ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर 0 कर दूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ और यहाँ 124 ले लूँ, तो 2 की टेबल में 124 बड़े आराम से कट जाएगा 62 पे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। और मतलब मैं 0 से शुरू कर सकती हूँ, 0, 4, 8 और पहाड़ा मैं पढ़ती चली जाऊंगी और लास्ट में जाके 124 क्या 4 के पहाड़े में आता है, 4 तिये 12, हाँ आता है, 4 तिये 12, 4 एकम 4, ठीक है, सॉरी 1 2 4, यहाँ पे जाके रुकना है मुझे, यहाँ तक चल सकती हूँ क्योंकि 124 है, 124C 124 तक ही जा सकती हूँ ना मैं, उससे आगे थोड़ी जा सकती हूँ 4 की टेबल में भी। और 4 की टेबल में अगर मैं यहाँ तक भी जाती हूँ तो ये आया 0, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और फिर 31 चौका 124, यानी कितनी टर्म आई टोटल, 0 से शुरू की और 31 स्टेप तक गई। मतलब मैंने 0 से शुरू किया और मैं 31 तक 4 का पहाड़ा जो है वो पढ़ती चली गई, है ना। 4 × 31, क्योंकि ये आएगा मेरा 1 2 4। तो मैंने कितनी टर्म ली यहाँ पे, एक 0 से शुरू की 31 पे ख़त्म की, तो यानी 32 टर्म्स हुई टोटल। कितनी टर्म्स आई, 32 टर्म्स आई। तो ये एक अंदाजे की तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, इसका जो आंसर रहेगा 32 टर्म्स आएंगे। उसने नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका क्या गिवन है, find the value of x such that ninth term in the expansion this is 180। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम ऐसा भी कोई देखा है जो ये कहे कि पीएचडी मैथ्स एचटेट का क्वेश्चन है और आ सकता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आ सकता है, ठीक है। हाँ जी, और मेरे घर वाले बोलते हैं मैं जो बोलती हूँ ना वो सच ही हो जाता है, काली जुबान है मेरी, है ना। तो क्वेश्चन को आप रट लो, क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन की जो शक्ल सूरत है ना, मेकअप करके इतनी भद्दी बना रखी है, मतलब इसको होली के रंग में रंगा हुआ है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो इसको मैं मुंह धुलवा दूँ, इसका थोड़ा मेकअप शेकअप उतरवा दूँ। आपको पता है ई लॉग बेस में ई होता है तो आप उसको कैंसिल आउट करते हो, ए लॉग बेस में ए होता है तो आप उसको कैंसिल आउट कर देते हो। तो अब आपके पास यहाँ पे जब आप देख रहे हो 3 log 3 है तो ये कैंसिल आउट होगा, मतलब ये है ही नहीं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है। ये आ गया 2 5 x - 1 + 7, पहली टर्म तो मैंने हटा दी, प्लस नेक्स्ट पे बात चल करते हैं। ये 1/8 है, लॉगरिथम है, पावर जो है आगे इसकी पावर में चली जाएगी, और फिर से ये 3 log 3 और 5x - 1 + 1 और इसकी पावर
चला जाएगा -1/8। फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा, ये मैं हटा दिया। और अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अब मुझे इस पूरे की पावर 10 लेनी है, ठीक है, इस पूरे की पावर 10 लेनी है। और इसके अंदर 9th टर्म, इसके अंदर क्या कह रहा है, 9th जो टर्म है ना वो क्या है मेरी 180 है। यानी मैं इस एक्सपेंशन के अंदर 9th टर्म निकालूं और उसको 180 के इक्वल रखूं, फिर मैं आगे बढ़ूं, है ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, है ना, हमें तो अपना काम करना है, करते चले जाएंगे। तो इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा सीधा करके लिख लो, ठीक है। सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं हम, मैंने इसको लिखा 25। अगर देखो यहाँ पे 5 की पावर में है तो इसको भी मैं 5 की पावर में बना लूँ। सबसे आसान तरीका तो यही होगा, ताकि शक्ल तो एकदम मैचिंग हो जाए ना इनकी। तो मैं लिख सकती हूँ इसको 5 की पावर 2 25 को, और ऊपर पावर x-1 है तो x-1, फिर प्लस में 7 और उसकी पावर 1/2 प्लस 5x-1 प्लस 1 उसकी पावर 1/8 और बाहर पावर 10। मुझे 9th टर्म निकालनी है, यानी 10C9 निकालना है ना। 9th टर्म निकालनी है। 9th टर्म, एक मिनट, 9th टर्म के लिए मेरे पास 8 आएगा यहाँ पे, 10C8, ठीक है। गलती तो करनी ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या रहेगी, पहली टर्म की पावर 10 में से 8 गया 2 आएगा, यानी 5 2x-2 प्लस 7, इसकी पावर 1/2 है, और क्योंकि यहाँ 8 है तो 10 में से 8 गया, पावर 2 आएगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इनटू जो दूसरा है 5x-1 प्लस 1 उसकी पावर -1/8 है। अब पावर 8 करोगे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये टर्म जो है ये 180 के, 108 नहीं 180, ठीक है। मतलब 108 में और 180 में डिफरेंस नहीं होता, क्या होता है ना। अच्छा, तो मैं ऐसी गलतियाँ बहुत करती हूँ, आपको नहीं करनी लेकिन, ठीक है, फिर आपको मार खानी पड़ जाएगी। 9 × 10 बाई में 8 फैक्टोरियल तक कैंसिल आउट कर दिया, बच गया 2, ये आ गया यहाँ से तो, और यहाँ से आ गया 5 2x-2। एक मिनट, मैं इसको 2 को ऐसे ही लिखती हूँ क्योंकि अब मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है, प्लस 7, और इधर है 5x-1 प्लस 1 -1 का मतलब ये नीचे चला जाएगा, = 180, ठीक है। और मैं यहाँ से एक तो यहाँ से ये 0 काट दी, 9 दूनी 18 काट दिया, 2 उधर चला गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास बच गया 5 2x-1 प्लस 7, बाई में इसको नीचे ले जाऊँ, इसको नीचे ले जाऊँ क्योंकि पावर -1 है, 5x-1 प्लस 1, यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। ये जो 2 था ना, इस 2 को मैं इधर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो 4 हो गया। अब मैं क्या करूँ, 5x-1 को मैं t पुट कर दूँ, तो अब मेरे पास आ गया ऊपर, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, t की पावर 2 प्लस 7, नीचे आ गया t प्लस 1 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t² प्लस 7 4t प्लस 4। मैंने ये क्यों बोला कि क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि पिछली बार एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, ये इससे नेक्स्ट ये लिखा भी हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ से जो रहेगा आपका t² - 4t और प्लस 3, मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए और जोड़ दो तो 4 आए, t - 3 और t - 1। t जो है एक आ गया आपका, t आ गया आपका 3 और एक t आ गया आपका 1। अच्छा जी, अब मेरे पास जो थी 5x-1 जो था वो t था, यानी 3 आ गया, एक आ गया मेरे पास 5x-1 जो है वो आ गया मेरे पास 1, है ना। अब क्या मेरे पास x-1 जो है ये मैं करूँ और ये मेरा 3 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, नहीं आ सकता। और अगर मैं यहाँ पे करती हूँ
तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा 5x माइनस 1, 5 की पावर 0 करूँ तो 1 आ सकता है, यानी x माइनस 1 को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका आंसर रहेगा, x इज इक्वल टू 1 जो है इसका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है, तो कर लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ है, और क्वेश्चन क्योंकि ये आया हुआ है तो ऊपर वाला भी आ सकता है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है IIT JEE में आए हुए क्वेश्चन है। ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, तो अब की बार हो सकता है ऊपर वाला आ जाए, ठीक है। और बार बार मेरे मुंह से ये निकल रहा है तो रट लेना इसको, है ना। रट लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें आपके पास क्या रहने वाला है यहाँ पे, इसको आपने देखा भी होगा जहाँ जिन लोगों ने 2019 का पेपर सोल्व करवा रखा है कि इसको आप कैसे करते हो। इसको बिल्कुल सीधा आपको करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो नीचे जो टर्म है उनको बिठाना पड़ेगा आपको बड़े प्यार से। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो इसको लिख सकती हूँ मैं 1 की 3, है ना, और इसको लिख सकती हूँ मैं x की 1 की 3 और उसका स्क्वायर। ये वाली टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये वाली जो टर्म थी वो माइनस x की 1/3। अब अगर मैं इसको देखूं तो आपको करना ये है कि आपको 1 प्लस x की 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतने से ही आपको इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि आपको ये पता होगा a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, 1 का क्यूब नहीं 1 का स्क्वायर, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ से उठा लिया मैंने, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ। ये 1 यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया। ये x की 2/3 था तो 1/3 की 2 लिख दिया, a की 2 b की 2 माइनस a इंटू बी, फिट बन गया ना। और यहाँ पे a प्लस बी होता है तो 1 प्लस एक्स की 1/3, उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड। फॉर्मूला जब मैं इसको बंद करने बैठूंगी ना, अब इसको हटा दूँ, है ना। अब मैं जब फॉर्मूला बंद करने बैठूंगी तो ये तो टर्म एज इट इज़ ही रहेगी, x प्लस 1, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस एक्स की 1/3, नीचे जो रहेगा फॉर्मूला बंद हो जाएगा, यानी 1 की क्यूब आएगा, x की 1/3 उसकी क्यूब आएगा, और क्यूब से ये कट जाएगा। तो ये आ गया आपका सिंपली x प्लस 1, 1 प्लस एक्स की 1/3, और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स, और ये भी कट गया। यानी जो फर्स्ट टर्म थी उसको मैंने बिल्कुल सीधा बना दिया, 1 प्लस एक्स की 1/3। फर्स्ट टर्म मैंने अपनी कैलकुलेट कर ली, उसको मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेकेंड टर्म पे बात करते हैं, ठीक है। इसको हटा दूँ यहाँ से। मैंने क्या बना लिया, 1 मिनट में लिख भी लूँ। मैंने बना लिया यहाँ पे 1 प्लस एक्स की 1/3, है ना, यही बना लिया ना हम, ये वाली टर्म बन गई। फर्स्ट टर्म जो थी वो मेरी ये बन चुकी है, ठीक है। बाकी को मैं हटा देती हूँ ताकि हम सेकेंड टर्म को भी मॉडिफाई कर सकें। मैंने मॉडिफाई करके फर्स्ट टर्म तो ये बना ली। अब सेकेंड की बात करते हैं, x माइनस 1, x माइनस अंडर रूट एक्स। अब अगर आप इसमें से नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर वाले को ये लिख दिया, नीचे से मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, वो मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब अगर मैं ऊपर से नीचे से देखती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा a माइनस बी, a प्लस बी, ये ऊपर वाला और कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस वाला, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बच गया, नीचे अंडर रूट एक्स बच गया। ये मेरी सेकेंड टर्म हो गई। अब दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो थी वो आ गई मेरी 1 प्लस 1 प्लस एक्स की 1/3। सेकेंड टर्म नेगेटिव है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स। और अगर मैं इसको भी, इसकी पावर, सारे की पावर कितनी है, 10 है, 1 प्लस एक्स की 1/3। इसको अगर मैं अंडर रूट एक्स को दोनों के नीचे डिफरेंट करती, मतलब ऐसे लिखती हूँ, अलग अलग लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स की 1/3 -1 -1 बाई अंडर रूट एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो गया। पावर जो 10 थी
ये आ गया x की 1/3 माइनस 1/x की 1/2 और उसकी पावर 10। और मुझे अब निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की 0 बचना चाहिए, x की पावर 0 बचना चाहिए। तो ये 10 इंटू p ऊपर वाला 10 इंटू 1/3 माइनस 0 बाई में क्या होता है 1/3 प्लस 1/2 ये टर्म प्लस ये टर्म, ये फॉर्मूला है ना शॉर्टकट जो हम निकालते हैं। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 10/3 आएगा, नीचे वाले को कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम लोगे 5/6 आएगा। और इसको पलटोगे तो 5 एक मिनट, ये 6/5 ऊपर हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 आ गया। यानी आपको निकालना है 10C4, है ना, आर की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से 10C4। और जो था आपका एक्सपेंशन जो थी, कहाँ गई आपकी एक्सपेंशन, क्या बच गया था, हाँ ये वाला था। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x तो वैसे ही कट जाना है, तो 1 की पावर जो रहेगा वो रहेगा 6 और -1 की पावर जो रहेगा वो रहेगा 4। तो 10C4 जो है वो आंसर आ जाएगा। 10C4 कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, पिछली बार 2019 में क्वेश्चन आया था। अरे वाह, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन आपको ये बताना है कि ये जो सम आएगा सॉरी क्या बता रहा है, हाँ ये जो सम आएगा वो क्या आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, आपको सम ऑफ कोफिशिएंट आप निकालते हो। जैसे एक मिनट, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ और करते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर 1 + 2x है और उसकी पावर 7 है, आपको टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, उनका सम करना है। ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट अगर आप निकालते हो तो आपके पास एक मेथड होता है। आप क्या करते हो, आप कर देते हो पुट कर देते हो x को 1, क्या पुट कर देते हो, x को 1 पुट कर देते हो, यानी 1 + 2 इंटू 1 की पावर 7 यानी 3 की पावर 7, ये आएगा आपका सम ऑफ कोफिशिएंट। ये तरीका होता है। मैंने छोटा क्वेश्चन नहीं लगाया, सीधा ट्रिकी क्वेश्चन लगा दिया जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से एकदम से मैं ये बस बता रही हूँ कि जब आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना हो तो जो भी एक्सपेंशन दी होती है ना, उसमें एक्स जो भी वेरिएबल है, एक्स है वाई है, आप उसको क्या पुट कर देते हो, उसको 1 पुट कर देते हो। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे होता x + 2y या यहाँ पे 3x + 2y उसकी पावर 9 होता, तो भी सम ऑफ कोफिशिएंट x को भी आप 1 पुट कर देते और y को भी आप 1 पुट कर देते, तो 3 और 2 5, 5 की पावर 9 आ जाता, आपका सम ऑफ कोफिशिएंट्स ये आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, तो इसको तो मैं हटा दूँ। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन जो हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज चलिए हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि ए बी सी जो हैं वो ए पी सीरीज़ में हैं और आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। चलो, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये करना है कि 1 + x को 1 पुट कर देना है। x को 1 पुट किया तो 2b + c ये आ गया और उसकी पावर 2018 आ गई। अब a b और c ए पी सीरीज़ में है, तो आपको पता है 2b = है a + c के, ए पी सीरीज़ यही कहती है। और इससे आपका क्या आ गया कि a + c - 2b, अगर मैं यहाँ से इसको उठा के वहाँ ले जाऊँ, यहाँ आ गया 0। और इसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हो तो ये a - 2b + c 0 है ना, यानी ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 + 0 उसकी पावर 2018। तो आंसर कितना रहेगा, सम क्या रहेगा, टोटल सम तो इसका मतलब फिर 1 ही रहा, तो 1 इज़ द आंसर रहेगा। ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की 15 निकालना है आपको।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 15 अगर आप निकालना चाहते हो इस एक्सपेंशन के अंदर, तो कैसे निकालोगे? आप इसमें भी कोफिशिएंट निकाल लो, आप इसमें भी कोफिशिएंट निकाल लो, आप सब में कोफिशिएंट निकाल लो और जोड़ दो। एक तो ये तरीका हो सकता है ना। अच्छा चलो, पहले तो हम अपने पहले तरीके से चलते हैं, 2 तरीक़ों से क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं इस वाली टर्म में निकालती हूँ तो 15c 15 आएगा, इसमें 16c 16 आएगा, सॉरी 15 आएगा क्योंकि 15th टर्म निकालनी है। और नेक्स्ट में आएगा 17c 15, उससे नेक्स्ट में, और फिर आप जोड़ते चले जाओगे। फिर उससे नेक्स्ट में आएगा 18c 15 और सबसे लास्ट में आएगा 30c 15। अब आपको ये पता है कि NCR प्लस n-1 कहूँ बल्कि यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बात करूँ, एक मिनट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ मैं गलत कर रही हूँ। NCR-1, अगर आपके पास ये समेशन होता तो ये आता है आपका n+1 CR के इक्वल आ जाता है, यानी जो ऑलरेडी बड़ा होता है उसी के इक्वल आ जाता है ना। और ऊपर आपका एक जैसा होना चाहिए और नीचे आपका ऐसे आ जाएगा, तो ये आपका आएगा। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्या आप इसमें इस फॉर्मूले को फिट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। अगर मेरे पास, मुझे ये बताओ 15 जो C15 है, कितना आंसर आएगा उसका? 1 आएगा। अगर 15C15 को मैं 16C16 लिख दूँ तो उसका भी तो आंसर 1 ही आएगा। तो मतलब मैं 15C15 को हटा के उसकी जगह पे 16C16 यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, अब 16C16 मैंने लिख दिया पहली टर्म को, इस वाली टर्म को। अब मैं इस टर्म को यहाँ लेके जा रही हूँ, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। ये तो ये वाली को मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये तो मैंने ऊपर वाली को कन्वर्ट कर लिया, पहले वाली को। सेकंड वाली को मैं क्या लिख रही हूँ? 16C15। अब इस ऊपर वाले, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगी तो इन दोनों का समेशन क्या आएगा? 17C16, है ना। अच्छा, अब ये मैंने पहली 2 टर्म को मैंने जोड़ दिया, जिसका जो जोड़ आया वो 17C16 आ गया। उससे नेक्स्ट जो टर्म है 17C15 है, तो वो 18C16 आ जाएगा। 18C16 को फिर से आप 18C15 में जोड़ोगे तो बढ़ता चला जाएगा, यानी लास्ट में जो रहेगा आपका 30C16 प्लस 30C15 बचेगा, जो 31C16 बन जाएगा। ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। मतलब आपने पहले इस टर्म को इस टर्म के अंदर जोड़ा, फिर इसको जो आया उसको इसके अंदर जोड़ा, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते आप कहाँ पहुँच गए? 31C16। ये आपका आंसर रहेगा, ये फर्स्ट मेथड रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एक मेथड से इसको कर दिया। अब जो इसका नेक्स्ट जो मेथड है वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। 1 मिनट दो बस, मुझे इसको हटा दूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। हाँ, बोर्ड पे आज इसलिए नहीं कराया क्योंकि बोर्ड पे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, छूट जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट है वो छूट जाती है। स्टेटमेंट अब लिखा ही है, तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा इजी रहता है। हालांकि मुझे भी बोर्ड पे ही पढ़ने में स्वाद आता है और पढ़ाने में भी बोर्ड पे ही अच्छा लगता है, तो बोर्ड पे ही अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। ये आप अगर आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो ये एक जीपी सीरीज़ आ रही है जिसकी कॉमन रेशो जो है वो कितनी है? 1+x इसकी कॉमन रेशो है। टोटल टर्म कितनी है? 15 से शुरू किया, 30 पे ख़त्म किया, तो 31 टर्म है इसमें। टोटल कितनी टर्म है? 31। जीपी सीरीज़ का समेशन अगर आप करते हो तो ये जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा? पहली टर्म यानी 1+x की पावर 15, फर्स्ट टर्म यानी r की n-1 r-1, ये फॉर्मूला होता है ना जीपी सीरीज़ के समेशन का। तो यहाँ पे जो रहेगा फर्स्ट टर्म ये आ गई आपके पास 1+x। टोटल कितनी टर्म है इसके अंदर? ये 31 टर्म नहीं है, क्या बोल दिया मैंने? 15 से शुरू हुई है, 30 पे ख़त्म हुई है, तो 16 टर्म है, ठीक है। मतलब ब्लंडर कर दिया है ना, एक तो गलती होती है, एक गलता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती नहीं थी, ब्लंडर था, है ना। तो 1+x इसकी पावर कितनी आएगी? 16-1, क्योंकि टोटल 16 टर्म है। नीचे आएगा 1+x - 1, ये इसमें से कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हम, ये क्या हुआ भाई? हाँ, अब हम क्या करते हैं? अब हम
यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम, है ना, ये आपका आ गया है, 1 मिनट, ये आ गया 1 + x की पावर 15 और ऊपर आ गया आपके पास 1 + x की पावर 16 - 1, नीचे आ गया आपके पास x। और अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x की 16 और 15 31 माइनस 1 + x की 15 बाई में x। अब आप इसके अंदर ढूंढ लो कि x की 15 कहाँ है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और अलग करके देखते हो तो आप ऐसे देखोगे 1 + x की 15 बाई x। भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो सकती है x की, 15 हो सकती है। ऊपर वाली टर्म में x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 15 हुई तो नीचे एक x भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा x की 14 हो सकती है। x की 15 इसके अंदर नहीं आएगी, मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है ये हमारे किसी काम की नहीं, इसमें x की 15 हमें नहीं मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं। इसमें x की 15 का मतलब ये हुआ कि मैं x की 15 की बजाय x की 16 ढूंढ दूं, क्योंकि नीचे एक x भी है, वो कट के x की 15 ही देगा। तो मुझे x की 16 ऊपर वाली में x की 16 ढूंढना है। तो x की 16 ढूंढने का मतलब क्या हुआ मेरे पास, हुआ 31C16। यही मेरा पहले वाले क्वेश्चन से तरीके से आंसर आया था, यही अब आया है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और भी बढ़िया। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है और उलझा सकता है। ये कह रहा है 101 की पावर 50, ठीक है, या फिर 100 की पावर में 50 जोड़ दो, 99 की पावर में 50 जोड़ दो, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, या फिर ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, या फिर ये इक्वल हो सकते हैं, या नन ऑफ दिस। कौन सी सिचुएशन हो सकती है। क्वेश्चन इतना अच्छा है कि क्या कहूँ, मतलब वो यूपी वाले कहते हैं ना, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, तो हलवा है तो भाई हरियाणा वाले बोलेंगे चूरमा क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना। तो चलिए, क्योंकि हर स्टेट का अपना खान पान है, अपनी कुछ खासियत है, तो हमारी खासियत भी कुछ ना कुछ तो है ना। चूरमा तो हम लोग भी स्पेशल बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता आपने पहले देखा है या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो कमेंट करके बोलिए कि मैम क्वेश्चन अच्छा था। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, जो भी HTET PhD मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बातें ना करके चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। एक एक ऑप्शन को तो नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं 101 को देखना चाहती हूँ। ओहो, 101 तो कन्यादान डालते हैं ना, सगुन में देते हैं 101 रुपया। चलो कोई नहीं, इसको हम लिखते हैं 100 + 1 उसकी पावर 50। अरे हाँ, 99 को भी तो मैं लिख सकती हूँ ना। 99 को क्या लिख सकती हूँ, 100 - 1 उसकी पावर 50। अब मुझे ये बताओ, 100 + 1 उसकी पावर 50, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 100 - 1 उसकी पावर 50। अब आपने ये तो ऐसे हो गया ना हमारे पास, कि आपके पास था ना वो x + 1 की पावर 50, x - 1 की पावर 50। अब नेगेटिव जब टर्म होती है तो आपके पास, अब एक मिनट 101 एक तरफ है, 99 दूसरी तरफ है। देखो 99 दूसरी तरफ है, सभी ऑप्शन में दूसरी तरफ है। अगर मैं 99 को 101 की तरफ यहाँ लेके आना चाहती हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टर्म में से इसको घटा दूँ, यहाँ पे जोड़ने की बजाय मैं यहाँ पे माइनस ले लूँ, है ना, यहाँ माइनस ले लूँ। क्यों किया मैंने, क्योंकि 101 उसकी पावर 50, अगर मैं 99 को इधर उठा ले जाऊँ तो उसको डिस्कस कर सकती हूँ मैं 99 की पावर 50। ठीक है, और मेरा यहाँ से क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव जो लिया, नेगेटिव ले लिया, तो अब आपके पास, आपको पता है जब यहाँ प्लस होती है तो आपके पास ओड टर्म कट जाती हैं, इवन टर्म बचती है ना। और जब आप यहाँ पे ले लेते हो क्या, नेगेटिव, जब यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हो तो ओड कट जाएंगी, इवन सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, इवन कट जाएंगी और ओड बच जाएंगी, और वो डबल डबल हो जाती हैं। यानी 2 आपकी यहाँ 50 है तो 50
C1 बचेगा, है ना। और क्या बचेगा आपके पास, x की जगह 100 है, x की जगह कितना है 100, तो x की जगह अगर यहाँ देखो 100 है तो x की जगह 100 है तो 100 की पावर यहाँ पे 99 रह गई, ठीक है। और 1 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, प्लस 50C3, 100 की पावर 3 कम हो जाएगी तो 90 मतलब जो रहेगा आपका 50 है ना, हाँ 100 की पावर, 1 मिनट, 100 की पावर 99 कहाँ से आ गया, 49 आएगा, 50 में से 1 कम हुआ है। अब 50 में से जो है 3 कम हो गया तो 47 आ गया। ये समझ आ गया ना आपको। तो अब मुझे ना आगे वाली टर्म के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहीं पे रुक जाना चाहती हूँ। देख लेना, पता चल जाएगा क्यों रुकना चाहते हैं हम यहाँ पे। 50C1 मतलब 50 ही आएगा, 100 की पावर 49, 50 में से 1 कम हो गई थी ना, अच्छा क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 है तो जैसे जैसे पावर यहाँ पे होता है वो कम होती जाती है और इधर जो दूसरा मेंबर है उसकी पावर उतनी ही आती जाती है। प्लस नेक्स्ट आगे भी कुछ टर्म है वो मैं लिख नहीं रही, ठीक है। अब 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 × 50 फिर से 100 आ गया, 100 × 100 की 49 प्लस समथिंग आगे भी कुछ है। अब 100 की पावर 50 प्लस कुछ है। अब मुझे ये बताओ, देखो एक तरफ उधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 और इधर जो है 150 प्लस अभी कुछ आना रहता है, अभी कुछ बाकी है यहाँ पे, मतलब कुछ है यहाँ पे जो जुड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये टर्म बड़ी है अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ, यानी अगर मैं इन पीछे वालों को छोड़ देना चाहती हूँ, इससे जो नेक्स्ट टर्म जो थी आपकी, मैं उसको छोड़ देना चाहती हूँ, जो 50C3 टर्म थी उसमें भी तो कुछ ना कुछ काउंट करके आएगा ना, नेगेटिव तो कुछ आने से रहा कि नेगेटिव तो सारे कट गए हैं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना, वो भी इसके अंदर जुड़ेगा, तब जाके ये जो लेफ़्ट साइड है ये कंप्लीट होगी। तो अगर मैं इस लास्ट वाले को यहाँ पे छोड़ दूँ, अगर मैं लास्ट वाले को इसको मैं यहाँ से इसको मैं नेगलेक्ट कर दूँ या छोड़ दूँ, तो इसका मतलब ये टर्म जो है ये मेरी बड़ी आ जाएगी और ये छोटी आएगी, यानी 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 ये ग्रेटर है 100 की पावर 50 से, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए 100 की पावर 15 में मुझे अभी भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो यानी 100 की पावर 15 छोटा है और ये बड़ा है। और यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ये बड़ा आ गया 100 की पावर 15 और ये 99 को वापस अपने रूट पे भेज दो, तो ये आपका रहेगा, यानी ऑप्शन ए जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। और क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया था, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ और मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी नहीं, तो हिंट ये है कि ये एक जीपी सीरीज़ है जिसकी कॉमन रेशो जो है वो है आपकी, आप इस वाली टर्म से डिवाइड करोगे तो 3 + x/2 + x ये कॉमन रेशियो रहेगी। टोटल टर्म कितनी है वो देख लो, देखो यहाँ पे 3 + x की पावर 0 है, फिर 3 + x की पावर 1 आई, फिर 3 + x की पावर 2 आई और लास्ट में 3 + x की पावर n-1 होगी। तो टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर, टोटल टर्म, एक मिनट, टोटल जो टर्म है वो कितनी है, n है, टोटल n है, यानी आपका a r की पावर n-1 r-1 ये फॉर्मूला लगेगा, यानी a शुरुआत आपने कहाँ से की, यहाँ से की, तो यानी ये आया आपका 2 + x की पावर n-1 और फिर रेशो है आपका 3 + x 2 + x इसकी पावर n-1, नीचे क्या रहेगा आपका 3 + x 2 + x -1, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से। फिर ये जो जीपी सीरीज़ में पूरा फैला हुआ जो समेशन है, ये फिर अब 1 बन गया। अब ये जब 1 बन गया तो आपको x की r का कोफिशिएंट निकालना है, आपको x की r का कोफिशिएंट आप निकाल पाओगे इसमें। और मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, नहीं आप सोल्व कर पाओ तो कमेंट कर देना, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे।
14th एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की जानबूझ के मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको भी लग रहा होगा मैं जानबूझ के इसलिए छोड़ रही हूँ कि कई बार हम क्वेश्चन को हैवी देख के ना छोड़ देते हैं, तो आप लोगों का साहस तभी होगा चीज़ों को करने में जब आप अपने आप कुछ हाथ पाँव मारोगे। तैरना सीखना है तो ये नहीं है कि आप जो है बाहर पुल से बाहर बैठ के तैरना सीख जाओगे। हाथ पुल के अंदर जाना पड़ेगा, हाथ पाँव तो मारने पड़ेंगे, तभी आपको तैरना भी आएगा। तो अभी हम x की 50 का कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन के अंदर। इसको फटाफट करते हैं। 1 प्लस एक्स की 101 है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 100 है। और अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं इसमें से इसकी पावर 100 है तो 1 प्लस एक्स को सेपरेट कर दूं और 1 प्लस एक्स की 100 कर दूं, और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की भी 100 है, और ये 100 इकट्ठा कर दूं तो 1 प्लस एक्स, और ये आ गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 100, और ये फॉर्मूला आपका बंद हो जाएगा 1 प्लस एक्स की क्यूब का, 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब और उसकी पावर 100। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको x की 50 का कोफिशिएंट निकालना है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ भी, 1 प्लस एक्स की 3 और उसकी 100, और यहाँ आ गया x 1 प्लस एक्स की 3 और उसकी पावर 100। अब मुझे ये बताओ, मुझे x की 50 का कोफिशिएंट निकालना है। क्या इस टर्म के अंदर 3 का मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल क्या कभी 50 हो सकता है क्या? 3 का मल्टीपल कभी भी 50 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसमें x की 50 वाली कोई टर्म नहीं आएगी, ज़ीरो आ गया यहाँ से। तो ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इस दूसरे में। एक x है बाहर, अंदर क्या है 1 प्लस एक्स की 3 और ये है। तो अब इसका मतलब x की 50 का कोफिशिएंट देखना है, तो एक x तो बाहर है, तो इसका मतलब मुझे अंदर x की 49 देखना है। x की कितना देखना है? 49। हो सकता है क्या x की 49? क्या कभी 3 का मल्टीपल कोई x की 49 हो सकता है क्या? तो इसमें भी x की 50 नहीं हो सकती, x की 50 इसमें भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसकी पावर x की 50 हो, इस इधर वाले में भी कोई पावर ऐसी नहीं है जिसमें कोई टर्म ऐसी नहीं जिसमें x की 50 हो। तो इसने तो कहा था मुझे x की 50 का कोफिशिएंट निकालो, तो जब कोफिशिएंट है ही नहीं तो x की 50 का कोफिशिएंट क्या लिखोगे आप? 0। क्या लिखोगे? 0। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के, और क्वेश्चन सारे ही मैंने अच्छे अच्छे उठाए थे। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए क्वेश्चन कैसे थे, आपको कैसे लगे। और आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।